स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का जो चैप्टर हमारा चल रहा था वर्णमाला, और आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्वर के बारे में, स्वरों का वर्गीकरण, और आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा था कि स्वर क्या होते हैं, स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको अपने आप में जो स्वतंत्र होते हैं और जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। और बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन हमारे वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब आती है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन ये आपके सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर व्यंजनों के प्रकार देखें तो व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्शी, 2 अंतस्थ, और 3 हमारा ऊष्मीय। अब किसी किसी बुक में ये 5 और 6 भी डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन मेन हमारी ये 3 ही होते हैं। जो आगे जो कैटेगरी बनती है, चाहे वो संयुक्त हो या द्विगुण हो, वो इन्हीं व्यंजनों की सहायता से बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हीं 3 को प्रमुख मानते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये आपकी पूरी वर्णमाला है व्यंजनों की, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रथम वर्ण, ये हो गया आपका द्वितीय वर्ण, ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि ये क वाली पूरी लाइन होती है, हमने इसको नाम दिया क वर्ग। क वर्ग से हमारा तात्पर्य है कि जब हम क वर्ग बोलते हैं तो क के जो 5 के 5 व्यंजन है वो उसमें सम्मिलित होते हैं। कि क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हमने नाम दिया च वर्ग, ये ट वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ये तो हो गए हमारे वर्ग, 5 होते हैं। और ये जो 5 वर्गों में जितने भी व्यंजन होते हैं, इनको हम बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो ये तो हमारे हो जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट आता है आपका ये, रे, ले, वे। ये जो व्यंजन आपके 4 है, ये, रे, ले, वे, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। और जो नीचे आते हैं शे, से, है, ये होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ये जो है कैटेगरी 4 वर्णों की, ये होती है संयुक्त व्यंजन। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन हमारी क्या होती है, 1, 2 और 3। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन, है ना। ये 3 कैटेगरी आपकी प्रमुख होती है। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो हिंदी में अगर व्यंजन आपसे पूछे तो आप कितना बताते हैं, 33। और अगर कुल व्यंजन की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 39। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं आपके 25। ठीक है, यहां से लेके यानी कैसे लेके और मैं तक कितना हो जाएंगे, ये 25। 4 आपके अंतस्थ हो गए, 25 और 4 29, और 4 कितने हो गए ऊष्मीय व्यंजन। तो 29 और 4 33। तो इस प्रकार से हिंदी में जो आपके व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। और जो 39 होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसमें 4 व्यंजन संयुक्त वाले ऐड कर लेते हैं। 33 और 4 37, 4 ये ऐड हो गए उसमें। और 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ड़ और ड। इनका उच्चारण और इनका उच्चारण दोनों का सेम ही होता है। हम इनको इनके पास भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये हमारे स्पर्श व्यंजन में नहीं आएंगे, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं अलग से, इसलिए इनको अलग लिखते हैं। वैसे इनके साथ ही आते हैं क्योंकि इनका उच्चारण दोनों का लगभग नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस इनका क्या यूज है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई आपकी व्यंजनों की कैटेगरी, अंतस्थ, स्पर्शी और ऊष्मीय। अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें
तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ का कोई ना कोई भाग हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का जो भाग होता है यानी मुख जो होता है वो संकुचित यानी सिकुड़ जाता है या लगभग बंद हो जाता है और फिर भी वायु स्वर की भांति बाहर निकल जाती है इनको उच्चारण करते हुए, तो इसलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और एक शब्द इनको और दिया गया है, अर्धस्वर। अर्धस्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है और 4 ऑप्शन दे दिए, तो इन चारों में से कोई भी दिया हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई अर्धस्वर की बात। जब अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 व्यंजन, एक रे और एक ले, इनको एक अलग से नाम दिया गया है। रे को दिया गया है लुंठित और ले को दिया गया है पार्श्विक। ये बहुत इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा व्यंजन आपका लुंठित है, कौन सा पार्श्विक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यानी ये वाला जो कैटेगरी है हमारी, ये रे ले वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो रे को लुंठित का नाम क्यों दिया गया, ये बात आती है कि रे को लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो होती है वो तालू से लुढ़कते हुए आती है, तालू से लुढ़कते हुए नीचे आती है, इसलिए इसको, जैसे हम उच्चारण करके देख सकते हैं कि रे, तो ये लुढ़कते हुए नीचे आती है, इसलिए इसका नाम लुंठित दिया गया। पार्श्विक से हमारा तात्पर्य ये है, पार्श्विक का जो अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ यही होता है पार्श्विक का पास, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं ले का, ले, तो हमारी जीभ की साइड से यानी जीभ के पास से वायु निकलकर बाहर आती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन की कैटेगरी में, यानी पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है हमारा, कौन सा, ले, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चूंकि इसका उच्चारण करते हुए मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसका जीभ की साइड से यानी जीभ की बगल से वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई यहां पर कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये वर्ग होते हैं और ये जो 5 वर्ग होते हैं ये स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे 4 होते हैं, ये रे ले वे, और ये होते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं या ऊष्मीय व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख में रगड़ती हुई मतलब एक घर्षण करेगी और उस घर्षण से एक ऊष्मा उत्पन्न करती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी इनका उच्चारण करते हुए हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है ना। तो ये हो जाती है आपके तीनों प्रकार के व्यंजन की बात। अब बात कर लेते हैं इन चारों की, तो ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं आपके। अब संयुक्त व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये जैसे कि ये आ गया आपका श, तो ये किससे मिलकर बना होता है, आधा क और पेट चिरे वाला स। इस प्रकार से ये जो श है ये इन दोनों व्यंजनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपका आता है त्र, तो ये आधा ता प्लस रा, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका श्रेय और उससे नेक्स्ट है गे। इसकी बात करें तो ये आपका बड़ा सा आधा प्लस रे, ये हो गया आपका श्रेय। और ये गे की बात करें तो ये आपका होता है जे पूरा, सॉरी जे आधा और ये पूरा। इन चारों व्यंजन जो है ये एक दूसरे यानी अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया है, ठीक है। इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया है। और इन पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या आपसे ये पूछ लेगा कि जो इसका स्थान है श का वो शब्दकोश के अनुसार किस व्यंजन के बाद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन या इसका पूछ लेगा या इसका पूछ लेगा या इसका पूछ लेगा कि इनका किस वर्ण के बाद, शब्दकोश के अनुसार किस वर्ण के बाद इनका स्थान आता है शब्दकोश में, ठीक है। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि ये जो आपका व्यंजन है इनका आधा आधा,
शब्दकोश में इनका स्थान जस्ट इसके बाद आता है कि जैसे मैं कहूं कि श का शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला में कहां पर होगा, वो इसके बाद आएगा, यहां पर क और ख के बीच में शब्दकोश में। अगर मैं बात करूं कि त्र का स्थान कहां पर आएगा, तो त्र के और थ के बीच में आएगा, यानी जो व्यंजन यहां पर दिया हुआ है आपका शब्दकोश में उसके जस्ट बाद इनका स्थान आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस प्रकार से एग्जाम में, ये आप ध्यान रखकर चलिएगा कि शब्दकोश के नाम से, ठीक है, इस नाम से क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका व्यंजन पूछे उसके जो है पहले वाले व्यंजन के बाद आप उसका स्थान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं, मैं बार फिर से बोल रहा हूं कि श का जो शब्दकोश में स्थान होगा वो किसके बाद होगा, क के बाद होगा, क्योंकि यहां पर पहला व्यंजन कौन सा है, क है, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया यहां पर। अब देखते हैं कि ये वर्ण हमारे उच्चारण में कहां से और किस अंग से बोले जाते हैं। यहां पर आपने देख लिया स्पर्शी व्यंजन हो गए आपके, अंतस्थ व्यंजन हो गए और ऊष्मीय व्यंजन हो गए, अब संयुक्त व्यंजन भी आपके हो गए। अब बचते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, अब इनकी बात अगर हम करें, लिखते तो इन्हें इस प्रकार से हैं, इनके नीचे बिंदी लगाकर, है ना, ड और ड के नीचे बिंदी लग जाती है, तो ये द्विगुण व्यंजन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी उच्चारण की बात करें, उच्चारण तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अब बात आती है कि इनको प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी इनके प्रयोग में क्या अंतर होता है कि कहाँ ये प्रयोग किए जाए और कहाँ पर ये प्रयोग किए जाए, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इस प्रकार ये व्यंजन जब किसी शब्द के शुरू में आएंगे, जब कि ये व्यंजन किसी भी शब्द के शुरू में आएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ड से डलिया, तब तो हम लिखेंगे बिना बिंदी वाला, ठीक है। अगर हम यही बात करें, पढ़ना कह लो या पढ़ता या बारिश पड़ती है, तो जब ये व्यंजन किसी शब्द के बीच में आएंगे तब हम इन वालों का यूज करेंगे द्विगुण व्यंजन का, और जब शब्द के शुरू में आएंगे तब हम स्पर्शी व्यंजन के रूप में इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों के गुण यही होते हैं कि जब हम किसी शब्द के यानी शब्द को उस व्यंजन से आरंभ करें तो व्यंजन कौन सा आएगा, स्पर्शी व्यंजन, यानी ड और ड बिना बिंदी वाले, है ना। और जब हम इन व्यंजनों को शब्द के बीच में रखेंगे तब ये द्विगुण व्यंजन के रूप में यूज होते हैं। ये बात आप ध्यान रखकर चलिएगा, इनमें और कोई अंतर नहीं है, उच्चारण भी इनका सेम होता है और बस माइनर सा डिफरेंस यही होता है, माइनर नहीं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ये, कि जब बीच में आएगा तो द्विगुण के रूप में और आरंभ में आएगा तब स्पर्श व्यंजन के रूप में ये उपयोग होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान, कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। और पिछली वीडियो का भी एक टॉपिक रह गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मोस्टली बुकों में दिया जाता है कि व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं, लेकिन स्वरों की बात नहीं होती, यानी हमारे स्वर कहाँ से उच्चारित होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है हमारा कंठ, तो कंठ से जो हमारे व्यंजन उच्चारित होते हैं वो कौन से होते हैं, क वर्ग वाले। कंठ जो भाग होता है वो कौन सा होता है, आपने सुना होगा कि भगवान शंकर ने जब विष पिया था तो उन्होंने कंठ में रोक लिया था, यहाँ पर यानी नीला है कंठ जिसका, तो कंठ जो होता है वो ये वाला भाग होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वो आवाज कहाँ से निकलेगी, कंठ से क। तो यहाँ पर जोर पड़ता है, यहाँ पर वाइब्रेशन सा होता है, आप उच्चारित करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो जब बोला जाता है ये कंठ से बोला जाता है। जब बात आती है च वर्ग की तो ये बोला जाता है तालु से, कहाँ से, तालु से, या तालव्य भी इसको उसमें संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। तो तालु कौन सा भाग होता है, यानी जो हमारे जबड़े की ऊपर वाली जो परत होती है उसमें दांतों के पीछे वाला भाग, यानी जो मिडिल वाला भाग होता है उसको मूर्धन्य या मूर्धा बोलते हैं। और जो आगे वाला भाग होता है, देखिए जैसे इस प्रकार से, जैसे ये जीभ है और ये हमारे यहां पर कहीं ऊपर दांत होंगे, ये बीच में जीभ है, तो ये वाला जो भाग होता है बीच वाला, ये तो होता है मूर्धा, और ये जो भाग होता है ये होती है तालु, ठीक है। तो जब हमारी जीभ आगे वाले भाग से टच करती है तो उसको बोलते हैं तालु, या च वर्ग जब हम उच्चारित करेंगे, यानी च वर्ग च छ ज झ न,
इनको उच्चारण करते हुए हमारी जीभ अगले वाले भाग यानी तालु से टच करती है, इसलिए इनको तालु से बोला जाता है, यानी तालु की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट वर्ग। ये बोला जाता है मूर्धा से, जो मिडिल वाला भाग जो ऊपर का होता है, जहां जीभ बीच में टच करती है, तब हम इसको जैसे उच्चारण करके देखिएगा आप, ट ठ, तो बीच में जो टच होती है जीभ, इसलिए इसको मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। अब आता है त वर्ग। त वर्ग बोला जाता है हमारा दंतों की सहायता से, यानी दांतों के जो सहायता से वर्ण बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं, त थ द ध न। ठीक है, बात आती है प वर्ग की। तो प वर्ग हमारा बोला जाता है ओष्ठ से की सहायता से। ओष्ठ मतलब होठ की सहायता से, कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ जरूर मूव करते हैं, या अगर हम होठ ना चलाएं अपने तो प वर्ग नहीं बोल सकते। या आप उच्चारण करके देखिएगा कि प बिना होठ चलाए क्या बोल सकते हैं आप, ए बोल पाओगे, प नहीं बोल पाओगे। प बोलने के लिए आपको दोनों होठों को स्पर्श कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गई बात प वर्ग की, है ना। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि ये रे ले वे श है, और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये कहां से बोले जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं आपसे ये की, तो ये जो हमारा बोला जाता है ये बोला जाता है तालु से। ठीक है, तालु से हमारा ये बोला जाता है। और इस से की बात करते हैं तो ये से भी किससे बोला जाएगा, ये भी तालु से। श ये सब तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस वाले से की, तो ये मूर्धा से बोला जाता है, और ये वाला से ये दंतों से बोला जाएगा। और जो है की बात होती है तो ये कंठ में चला जाता है। ठीक है, जब है की हम आवाज निकालते हैं तो ये कंठ में चला जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी को बोलते हैं आप काकल्य व्यंजन। अगर मैं आपसे कहूं कि काकल्य व्यंजन कौन सा होता है, तो यही होता है आपका है जो व्यंजन होता है, इसी को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से रे को लुंठित व्यंजन, ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, उसी प्रकार से इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है ना। अब देखिएगा, अब बात आती है ले की और रे की। ये कैटेगरी हमारी बन गई, उनके में अभी डिस्कस करेंगे। अब स्वर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वर कहां से बोले जाते हैं। ए और आ, ये दोनों जो होते हैं, ए आ और ए, ये हमारे कहां से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ए और आ। अब बात आती है ई की। ई ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, यानी स्वर की कैटेगरी हम इधर लिख लेते हैं, यहां ना लिखकर, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। ये आपके स्वर हो जाते हैं कि ये तो आ गया ए, आ और ए। यहां पर आ जाते हैं आपके ई, यानी जो ई है वो तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मूर्धा। मूर्धा से एक ही स्वर आपका बोला जाता है, कौन सा, रिर। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो देखिएगा कि जो वाइब्रेशन यानी जो हमारी जीभ जो मूव करेगी वो मूर्धा की तरफ जाती है, रिर। ठीक है, तो रिर किससे बोला जाता है, मूर्धा से। अब जो हमारे बचते हैं कौन से स्वर, एक तो बच जाता है ऊ और एक होता है बड़ा ऊ। तो ये दोनों बोले जाते हैं ओष्ठ से, ऊ और ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं ए, आई, ओ, औ। तो ए और आई का जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ तालव्य। अर्थात ए और आई को हम कंठ और तालव्य यानी तालु और कंठ दोनों के मिलाकर जब हम उनका उच्चारण कर पाते हैं, यानी जब ए और आई का उच्चारण करना होगा तो हमको कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है ना। इसी प्रकार से ओ और औ, इनका उच्चारण करने के लिए किससे, कंठ और ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठीय से इसका उच्चारण होता है। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कंठोष्ठीय। ठीक है,
तो इस प्रकार जब ए और आई का उच्चारण करेंगे तो कंठ तालव्य के माध्यम से करेंगे, और ओ और आउ का जो उच्चारण होगा वो कंठोष्ठ से होगा, यानी कंठ और ओष्ठ जो मिलकर हमारे उच्चारण करेंगे वो ओ और आउ का होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्वर आपके हो गए ना कंप्लीट, कि ए और आ का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। ई का उच्चारण कहाँ से, तालु से। रीर का उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। उ और ऊ का उच्चारण जो होगा वो ओष्ठ से होगा। ए और आई का उच्चारण जो होगा वो कंठ तालव्य से, और ओ और औ का जो उच्चारण होगा वो कंठोष्ठ से होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब आपके इसमें से कौन से वर्ण ऐसे रह गए जो अभी उच्चारण स्थान पर नहीं आए। देखिएगा, ये आपका आ गया, ये का उच्चारण जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, तालु से। अब आपका रह जाता है रे, ले, वे। तो जो वे एक ऐसा वर्ण है आपका जो केवल और केवल एक अलग से एक स्थान दिया गया है, क्या, वे दंत तालव्य। कौन सा, वे तालव्य नहीं, सॉरी, यहां पर दंतोष्ठीय, दंत्योष्ठीय की कैटेगरी में कौन सा वर्ण आता है आपका, वो एक ही वर्ण आता है, वो आता है वे। जो वे बोला जाएगा वो दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए हम इसको रखते हैं दंत्योष्ठीय की कैटेगरी में, है ना। अब बात आती है रे की और ले की। वैसे तो अधिकतर बुकों में रे और ले का उच्चारण स्थान दिखाया गया है किसमें, ये दिखाया गया है दंत वाले वर्ग में, यानी रे और ले का जो उच्चारण स्थान है वो दंत वाले में दिखाया गया है। लेकिन अगर इसका शुद्ध उच्चारण की बात करें तो एक चीज और आती है आपकी, वो आती है, यहां पर लिख लेते हैं, चलो ये तो आपका हो ही गया। बत्सर्य। तो जो बत्सर्य यानी जो बत्सर्य का मतलब होता है हमारा मसूड़ा, मसूड़ा समझ रहे हैं ना, गम, यानी बत्सर्य का मतलब जो होता है वो मसूड़े से होता है। और मसूड़े की यानी जब हमारी जो जीभ है वो मसूड़ों को टच करते हुए जो बोलती है तब हम उनका उच्चारण करते हैं किसका, रे, ले, और इसी में हम रखते हैं ने को भी। अब बात ये रही कि जो ये पंचम वर्ण है, ये जो पंचम वर्ण है 5 के 5 लास्ट वाले, इनको हम नासिक्य भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। अब ये अलग अलग क्यों बोले जा रहे हैं, अगर हमको कौन से वाले, इस वाले ने का उच्चारण करना है तो हमें नाक के साथ साथ कंठ की आवश्यकता होगी, तब हम इसको बोल पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ये का इस उच्चारण करेंगे तो हमें तालु की आवश्यकता होगी नाक के साथ, यानी अगर हम नाक से इसकी आवाज निकालेंगे तो बिना तालु की सहायता से निकालेंगे तो शुद्ध उच्चारण नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी की कैटेगरी के लिए हम नाक के साथ जो आवाज निकालेंगे तब हम उसके पंचम वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बत्सर्य इसकी कैटेगरी अलग से बुकों में, वैसे ज्यादातर बुकों में ये बत्सर्य कैटेगरी होती नहीं है, ये दंत की सहायता से ही यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इसलिए जो है अगर इसका शुद्ध उच्चारण की बात करें तो ये बत्सर्य के एक व्यंजन होते हैं, इनको जो बत्सर्य व्यंजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जीभ इनको उच्चारण करते हुए मसूड़ों को टच करती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। यह भी हो गया, ले भी हो गया, और यह सब कुछ हो गया ना, अब तो कोई वर्ण नहीं बचे। संयुक्त व्यंजन का क्या है, संयुक्त व्यंजन हमारे जो बोले जाते हैं वो श, वो केवल और केवल उसी प्रकार से बोले जाएंगे जैसे कि श वाला भाग जो है वो इसी की कैटेगरी में आ जाएगा, और तय वाला जो हमारा जो पहला व्यंजन है, पहला व्यंजन जैसे इसका कक्षा वाला से आता है ना, तो इसका उच्चारण करने के लिए हमको पहले व्यंजन जो हमारा क है उसी प्रकार से उच्चारण होगा, तय वाले में उसी प्रकार से जहां पर तय आ रहा है, और श्रेय वाले में यानी जो पहला व्यंजन है उसी के उच्चारण स्थान के अनुसार वो बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई उच्चारण स्थान के अनुसार ये आपकी बात। यहां पर अगर मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई डाउट आपको रहा होगा। जो आपको आज नई चीज मिली होगी वो एक तो स्वर वाली बात कि स्वर का उच्चारण स्थान मोस्टली बुकों में नहीं दिया जाता। ठीक है, और यहां पर आपको एक बत्सर्य कैटेगरी भी ज्यादातर बुकों में नहीं है। ठीक है, और ये चीजें भी ज्यादातर बुकों से मिस होती हैं इसलिए, और दंतोष्ठीय वे वाली कैटेगरी भी अधिकतर नहीं दी हुई होती बुकों में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और रे और ले, पार्श्विक और लुंठित, ये क्यों कहा जाता है इनको वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ देखते हैं यहां पर, तो मुझे अब इनकी केवल और केवल कैटेगरी की बात रह गई है। जो
कैटेगरी के हिसाब से, यानी इनका वर्गीकरण, व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे कि कितने प्रकार के इनको डिवाइड किया जा सकता है व्यंजनों को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आप और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चार्ट भी बनाएंगे, उसमें जो है आपको काफ़ी आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनका वर्गीकरण। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसमें जो मैंने कोशिश की है कि इनको याद करने में आपको आसानी रहेगी, इस प्रकार से भी अगर आप लिखकर याद करेंगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों के वर्गीकरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।